हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होता है। यह एक कांस्टेंट टर्म है जो प्रत्येक मटेरियल के लिए अपना एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है यानी रोकता है, उस प्रॉपर्टी को उस मटेरियल का हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब देखिए दो टर्म आते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का उस कंडीशन में वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी होता है हर एक कंडीशन में उसका इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके। रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हम पिछले के लास्ट दो क्लास में थोड़ा जो कुछ भी है उसके बारे में स्टडी किया, उसमें हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसा होता है, और इसके साथ साथ हमने ओम्स लॉ को भी पढ़ लिया है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम लोग एक कंपैरिजन क्रिएट करेंगे। इसी कंपैरिजन के आधार पर हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में समझ पाएंगे। तो रेजिस्टिविटी का सिंपल मतलब है किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर पाता है, उसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मटेरियल due to which it can resist the flow of charges inside the conductor. For a given material, resistivity of the material is a constant for every time. ओके। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी जनरली होता क्या है। रेजिस्टिविटी, अब इसे मैं कंपैरिजन करूंगा पिछले लास्ट दो क्लास से। देखिए पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है ml by ne square tau a, ml by ne square tau a into I. This is from ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इन दोनों के रिलेशन से हमें ये मिला था, जहां ये क्या है, v क्या है पोटेंशियल, m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, l क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n क्या है नंबर ऑफ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें इस कंडक्टर का लेंथ मान लीजिए l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेयर m इज क्या मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, e क्या है चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, e क्या है चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, average relaxation time, A is the cross sectional area, B is the potential difference, I is the current flowing। ये इक्वेशन एक है, और दूसरा इक्वेशन था बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने ये फाइंड आउट किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है R इंटू आई।
V इक्वल टू R इंटू आई। ध्यान से देखिए, V इक्वल टू दिस टर्म इंटू आई, V इक्वल टू दिस टर्म इंटू आई। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस, यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, एंड दिस इज द, ये क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इसके इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम बोल सकते हैं कि R इक्वल टू ml बाय ne स्क्वायर टाउ इंटू a, where R is the resistance of the conductor, m is the mass of electron, l is the length of the conductor, n is the electron density, या फिर यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये पूरा कंडक्टर है, इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का नंबर है n, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि R इक्वल टू ml बाय ne स्क्वायर टाउ। यहाँ पर देखिए, देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट है और ऐसा कौन सा टर्म है जो वेरिएबल हो सकता है। जैसे किस, मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर क्या क्या हो सकता है, इस मटेरियल के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा चाहे कोई सा भी ले। एल, लेंथ ऑफ द, अगर मैं ये एल लेंथ का है तो क्या ये दूसरा लेंथ नहीं हो सकता है, दूसरा लेंथ भी हो सकता है, मतलब लेंथ जो है वो वेरिएबल हो सकता है, तो ये वेरिएबल है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लीजिए ये कॉपर है, अब कॉपर चाहे दूसरा भी ले लेंगे तो कॉपर में रहने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसमें भी इक्वल होगा और इसमें भी इक्वल होगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट ही होता है और वो भी वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक लेंथ है, इस लेंथ के बदले इस लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दोनों सेम ही मटेरियल का है, तो इसमें रहने वालों इसके एक यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, तो इसे एन का वैल्यू सेम है, एम एल ई टाउ ये सब सेम है, बट क्या बदल सकता है, लेंथ और एरिया, लेंथ एंड एरिया, यानी ये लेंथ थोड़ा बड़ा है, ये लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है। ऐसा हो सकता है कि लेंथ वेरिएबल हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल हो जाए, तो उस कंडीशन में जरा देखिए यहाँ आर में इस पूरे इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है, एम एन ई एन टाउ, ये कांस्टेंट टर्म है। ये इसलिए कांस्टेंट टर्म है कि किसी मटेरियल के इंटरनल मैकेनिज्म का ये सब प्रॉपर्टी है, बट ये लेंथ आउटर प्रॉपर्टी है, यानी कि बड़ा लेंथ भी हो सकता है, छोटा लेंथ भी हो सकता है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या आउटर प्रॉपर्टी है, बड़ा एरिया भी हो सकता है, छोटी एरिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज जो टर्म कांस्टेंट है उसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो R इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। यहाँ ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, इसे इंडिकेट करते हैं रो से, तो बोल सकते हैं R इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, जहां रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल, रेजिस्टिविटी R क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल। अब देखिए एक बात और समझते हैं, अब देखिए यहाँ पर R इक्वल टू रो एल बाय ए, और ये रो किसके बराबर है, रो इक्वल टू हम बोल सकते हैं m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इन सभी चीजों पर क्या रो डिपेंड करता है।
जो कि प्रत्येक मटेरियल का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है और ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का। अलग जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं कॉपर ले लूंगा तो कॉपर का चाहे बड़ा लेंथ लूँ, छोटा लेंथ लूँ, मोटा लेंथ लूँ, पतला लेंथ लूँ, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी ये है कि उसका जितना भी मास होगा वो सेम रहेगा। चार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे कांस्टेंट है और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मटेरियल। ये कभी भी नहीं बदलता है। प्रत्येक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होता है जिसके कारण वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस मटेरियल में रोक पाता है। ये उसका प्रॉपर्टी है। सो रेजिस्टिविटी के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब इस रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके समझते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए मैंने कहा आपको, मान लीजिए रेजिस्टिविटी, ये अपने पास एक मटेरियल है, ये मटेरियल है कॉपर का है, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है कॉपर का बना हुआ है, एक मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस बदल सकता है, इसका रेजिस्टेंस बदल सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। इसका रेजिस्टेंस कब बदलेगा? अगर मैं इसी कॉपर, ये कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, अब इसका लेंथ पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, इसका एरिया पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी मटेरियल क्या है? सेम है। क्या सेम है? मटेरियल, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों ही का मटेरियल सेम है, इसलिए इनके अंदर का ये वैल्यू नहीं बदल रहा है। अगर ये वैल्यू नहीं बदल रहा है तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी दोनों ही मटेरियल के लिए सेम है। तो हम कहेंगे कि सेम मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होगा बट उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, यानी रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। क्यों रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये लेंथ है, ये अगर ये बड़ा लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ देखिए अगर रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेंथ का मतलब क्या है? अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया घट गया तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से इनका रिलेशन है। ठीक है, ओके। अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी बेहतर समझ आ जाए। ध्यान में रखेंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां रो क्या है? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, जहां एम क्या है? रो क्या है? एम एन ई स्क्वायर टाउ। एक क्वेश्चन देखते हैं, if a conductor of length L, resistance R is stretched twice to its original length, then find the new resistance, क्वेश्चन क्या था? कह रहा कि एक कंडक्टर है, एक क्या है? कंडक्टर है, मान लीजिए इसका लेंथ कितना है? L है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। इसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है। तो मुझे बताइए R इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? रो L बाय ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A है। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ L है, तो इस रेजिस्टेंस क्या है? इतना। अब इसी को थोड़ा स्ट्रेच करके इसका जितना लेंथ था ट्वाइस लेंथ बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसको बना दिया गया 2L, क्या बना दिया गया? 2L, और इसका रेजिस्टेंस R डैश हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब कितना बदलेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बदल जाएगा। अब देखिए इन दोनों ही कंडक्टर को देखिए, मैंने क्या किया, मेरे पास यही एक मेटल कंडक्टर था, इसको मैंने क्या किया? खींच करके लॉन्ग करके इतना बड़ा कर दिया।
ऐसा करने से इसके पास भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, आर डैश इक्वल टू रो एल, एल कितना हो गया 2l बाय ए। अब मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि कितना बढ़ेगा, मैं मान लेता हूँ कि ये ए डैश है, ये ए है और ये ए डैश है। ओके, अब देखिए इन दोनों ही कंडीशन में इसका इस कंडक्टर का क्या नहीं बदल रहा है, लेंथ बदल गया, एरिया बदल गया, लेकिन क्या जो इसका वॉल्यूम है इसका भी वही वॉल्यूम है। यस डेफिनेटली दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम ही है, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। तो अगर मैं इसको इनिशियल बोलता हूँ और इसको फाइनल बोलता हूँ, तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू होगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। इसका लेंथ कितना है 2 है, एरिया कितना है 8 है, इसका लेंथ l था, एरिया 8 था। ओके, अब देखिए a डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं l इंटू ए बाय 2l। तो हम ये l काटने के बाद a डैश इक्वल टू लिख सकते हैं a बाय 2, यानी कि एरिया कितना हो गया, a बाय 2 हो गया। क्या लिख सकते हैं, a बाय 2। तो यहाँ a डैश इक्वल टू हो गया a बाय 2। ओके, अब देखिए हम इस रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। नाउ फाइनल रेजिस्टेंस r डैश इक्वल टू रो 2l बाय a डैश, r डैश इक्वल टू रो 2l बाय a डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a बाय 2, क्या वैल्यू आया है a बाय 2, तो a बाय 2। तो इसको करने से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये ऊपर जा करके 2 इंटू 2 4 रो एल बाय ए। जरा ध्यान से देखिए, रो एल बाय ए का वैल्यू क्या था, आर के बराबर था, तो आर डैश इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू आर, आर डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू आर। मतलब आर डैश जो नए कंडक्टर, जो नया लेंथ का जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ गया पहले से, तो 4 गुना बढ़ गया, यानी इसका रेजिस्टेंस अगर 1 गुना है तो इसका रेजिस्टेंस अब 4 गुना बढ़ गया है। कितना हो गया, बढ़ गया, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसका रेजिस्टिविटी अभी भी वही है, इसका रेजिस्टिविटी अभी भी वही है, ये कभी भी नहीं बदलेगा सेम मटेरियल के लिए। इसे समझाने के लिए मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। इसका एक ट्रिक भी है, उसे हम देख रहे हैं ट्रिक पर कैसे बना सकते हैं। तो ट्रिक देखिए यहाँ क्या है, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n स्क्वायर के मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी कंडक्टर का लेंथ कंप्रेस कर दिया जाए या फिर उसे स्ट्रेच कर दिया जाए, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको शॉर्ट टर्म में करने के लिए एक ट्रिक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो ट्रिक क्या है, आर डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर, जहां आर क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड तो आर डैश क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पिछला क्वेश्चन ही देखते हैं। अगर सपोज कीजिए इफ लेंथ इज stretched 2 times and compressed 2 times, then find
its new resistance. Find its new resistance. फॉर्मूला यूज करेंगे n स्क्वायर r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। यहाँ देखिए पहला कंप्रेस स्ट्रेच, पहले स्ट्रेच के लिए ठीक है, कितना टाइम स्ट्रेच किया है 2 टाइम्स। एक चीज यहाँ और जाननी थी, n है क्या, n का मतलब क्या है, n क्या है फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल बाय इनिशियल। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो n यहाँ क्या हो जाएगा, n फाइनल कितना टाइम्स कर रहे हैं 2 टाइम्स, पहले कितना था 1 टाइम्स, तो n इक्वल टू हो गया 2। अब यहाँ देखिए r डैश इक्वल टू n e स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू r, तो r डैश इक्वल टू 4 इंटू r, यानी हम कहेंगे नया रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड क्वेश्चन कंप्रेस्ड के लिए कितना टाइम 2 टाइम्स कंप्रेस किया गया है, तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, जहां n क्या है फाइनल बाय इनिशियल। यहाँ देखिए फाइनल पहले कितना था 1, इनिशियल कितना है 2 टाइम्स कंप्रेस किया गया है, 2 टाइम्स कंप्रेस किया गया है, हम क्या कहेंगे 1/2, 1/2। तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, n स्क्वायर की जगह पर 1/2 इंटू r, तो हम कहेंगे r डैश इक्वल टू 1/4 इंटू r। सो r डैश इक्वल टू 4/r, यानी अगर मैं उसे कंप्रेस कर दूं 2 टाइम्स अगर कंप्रेस कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा और 4 गुना घट जाएगा, पहले रेजिस्टेंस से नया रेजिस्टेंस जो होगा 4 गुना घट जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरे लेक्चर्स में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।